Assalamualaikum students, my name is Hoyes Khan. As you know, today our topic is hygiene wave theory of light. स्टूडेंट बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे नेचर ऑफ लाइट के बारे में, और उसके साथ साथ हमने उसके इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसकी न्यूटन्स की कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने लेक्चर मिस कर दिया तो डेफिनेटली वो प्रीवियस लेक्चर पे जाकर उसको सुन सकता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट था, उसी एरा में मैंने समझाया था कि ये तो 4 प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट हो गए, मगर कुछ ऐसे फिनोमेना भी थे या ऐसे बिहेवियर भी थे लाइट के जो कि पार्टिकल नेचर को प्रूफ या सजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वो कौन से थे? वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये 4 से 5 मैंने आपको बताए थे कि ये लाइट की वेव नेचर को सपोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, न्यूटन को मैंने बताया था कि 16th सेंचुरी में ये काम किया था, ऑलमोस्ट 1660 के अंदर। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है उसी एरा के अंदर, कुछ ईयर्स बाद ही उन्होंने जो है वो एक हमारे पास एक थ्योरी दी थी जिसका साइंटिस्ट का नेम था, जिसको हम कहते हैं सेकंड थ्योरी थी हमारी, उन साइंटिस्ट का नेम था आपके पास हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो अब हमने जो है वो हाइजीन की वेव थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्कस करना है। डेफिनेटली हाइजीन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बताया था। ये वेव थ्योरी हाइजीन ने कब दी थी? ये दी थी हाइजीन ने इन 1687 के अंदर। ठीक है, इन 1687 के अंदर। ऑलमोस्ट कुछ बुक्स में जो है वो 88 लिखा हुआ है, किसी में 86 है, तो एयर पे इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली 87 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1687 के अंदर जब हमारे पास ये वेव का कॉन्सेप्ट आया तो हाइजीन ने कहा कि लाइट मैटर नहीं है बल्कि लाइट वेव ही नेचर है। ठीक है, लोगों ने हाइजीन से कहा कि ठीक है, हम आपकी बात अगर मान लें तो जिस तरह न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ करवाएं, आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ करवा दीजिए, हम आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, हाइजीन के पास उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस वक्त जो है वो उनके पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल वे नहीं था जिससे वो लाइट की वेवी नेचर को शो कर सके। एक्सपेरिमेंटली ये नहीं साबित कर सके कि लाइट की नेचर जो है वो वेव होती है। उन्होंने सजेस्ट तो कर दिया था लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सके थे। ठीक है, तो इसी वजह से उस एरा के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो देखिए न्यूटन की फेम भी बहुत थी और न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करवाया था, तो इसलिए जो है वो उस वक्त दोबारा न्यूटन की ही बात को माना जाता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें वेव थ्योरी का उस वक्त तक नहीं। उसके बाद हमने क्या कहा कि 1800 वेव थ्योरी का हमें जो एक कहते हैं कि सॉलिड एविडेंस जो मिला, वो सॉलिड एविडेंस कब मिला? इन 1801, तकरीबन ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट है थॉमस यंग, थॉमस यंग। ठीक है, जिनका एक एक्सपेरिमेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट के हमें एक सॉलिड एविडेंस मिला या हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि लाइट एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करती हैं। तो इंटरफेयर का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देता चलूँ। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि भाई सपोज़ करें मैं 2 ऑब्जेक्ट की बात करूँ, 2 मैटर की बात करूँ ना, तो 2 मैटर अगर मैं रख रहा हूँ, एक मुझे इस लाइट से एक कर्पस्कुलर पार्टिकल आता हुआ मिल रहा है, एक इस लाइट से कर्पस्कुलर पार्टिकल आता हुआ मिल रहा है, मैंने दोनों को ऐड करवा दिया, दोनों को सुपर इम्पोज करवाया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अंदर मर्ज होकर एक मुझे इससे लार्जर वैल्यू मिलेगी, या ये दोनों एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज होकर एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मैटर नेचर एक दूसरे की वैल्यू को ना तो इंक्रीज़ करती हैं ना ही डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है, ये क्वालिटी या ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये वेव की होती है।
ठीक है। तो वेव एक दूसरे को इन्हांस भी कर सकती हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, ख़त्म भी कर सकती हैं, वैनिश भी कर सकती हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस कब मिला? यंग थॉमस ने दिया 1870 के अंदर 1 के अंदर, जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझाया। ठीक है। तो इसके हम जो है वो अब इसी अकॉर्डिंगली लाइट के हाइजन वेव के जो है वो हमें कुछ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट मिल गए। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट भी आपने बताने हैं। ठीक है। तो लाइट के जो प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट है बेटा, वो प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे? एक तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके अलावा पोलराइजेशन, इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट हो गए थे किसके? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, क्योंकि वेव इस चीज़ को सेटिस्फाइड करवा पा रहा था, समझा पा रहा था। ठीक है। तो ये हमारी हाइजन वेव थ्योरी हो गई। अब आपने एक बात याद होगी, मैंने न्यूटन के टाइम पे आपको समझाया था न्यूटन थ्योरी पढ़ाते वक्त कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ लाइट भी बताई थी, याद है ना? स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी? उन्होंने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर होगी। ठीक है। देन लिक्विड में, देन गैस में और वैक्यूम में कोई ट्रैवलिंग नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थी। लेकिन जब हम वेव नेचर को मानते हैं तो वेव के लिए तो देखिए बेटा इस तरह मूवमेंट होगी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर मुझे वेव क्रॉस करवानी है या वेव को पास करना है इस मीडियम में से, तो मैंने जो है वो वेव पास की। क्लियर? अब ये जो मीडियम है ये जितना ज़्यादा डेंसर होगा बेटा, अब देखिए डेंसर ज़्यादा है मतलब सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम या उतनी ही ज़्यादा हर्डल्स होंगी किसको? इस वेव को यहाँ से क्रॉस होने में। तो उसके अलावा अगर यहीं जो पार्टिकल्स हैं जो बनाए हैं छोटे छोटे पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स में कह लूँ, ये पार्टिकल्स अगर लेस हो, कम हो, या मतलब लेस डेंसिटी हो, लिक्विड हो, या और कम कर लें गैस हो, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल यहाँ से कम होते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर लेता हूँ, पार्टिकल 1 हो गया, ये 2 हो गए, कुछ पार्टिकल मैंने यहाँ से कम कर दिए। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब यही वेव बहुत ईजीली जो है यहाँ से क्रॉस होती हुई इमिट आउट हो जाएगी। ठीक है। तो डेफिनेटली इसी तरीके से गैस में और कम पार्टिकल हो जाएंगे, जब पार्टिकल और कम होगा तो और आराम से मूव करेगी और स्पीड से मूव कर सकेगी। ठीक है। सिमिलरली जब वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता, तो लाइट को तो ईजिली क्रॉस कर जाना चाहिए। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट।